जिस तरह से भारत में जातीय आधार पर अत्याचार शोषण होते हैं, तो क्या नेपाल में भी ऐसी स्थिति है? ऐसा है। भारत में 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है, तो जो बुद्ध के अनुयायी हैं, उनके लिए 22 प्रतिज्ञाएं कितना महत्व रखती हैं? बुद्ध के अनुयायी के लिए 22 प्रतिज्ञाएं भी नेपाली समुदाय के नेवार, वज्राचार्य, शाक्य, महर्जन, तामाङ, गुरुङ लुम्बिनी वन, जहां पर की जो श्रीलंका गेस्ट हाउस है, वहां पर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की तरफ से 5 दिवसीय राष्ट्रीय कार्य अधिवेशन का आयोजन किया गया है। और उस अधिवेशन में देश के दूर दराज क्षेत्र से लोग चलकर आए हैं। और यहां पर जो नेपाल की मेयर कल्पना गौतम जी हैं, जो कि लगातार सामाजिक क्षेत्र में और धार्मिक क्षेत्र में लगातार काम कर रही हैं, तो उन्हीं से जानना चाहूँगी, नेपाल जहाँ पर महाकारुणिक तथागत बुद्ध का सिद्धार्थ के रूप में जन्म हुआ, उस देश में आज धर्म कितनी गति से फैल रहा है और किस दिशा में फैल रहा है? मैडम, स्वागत है आपका। साधुवाद है आपका। सबसे पहले मेरा नाम कल्पना गौतम, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगर पालिका रूपन्देही नेपाल के डिप्टी मेयर। धन्यवाद जी। मैडम, जानना चाहूँगी, नेपाल में जिस तरह से महाकारुणिक तथागत बुद्ध का जन्म हुआ, तो आज उस नेपाल के लोग किस तरह से इस धर्म की दिशा में बढ़ रहे हैं? ऐसा है, देखिए, हमारे नेपाल में बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक, बहुसांप्रदायिक समुदाय के लोग रहते हैं। सबसे पहले इस दौरान में तथागत बौद्ध का जन्म हुए स्थान लुम्बिनी के इस पावन भूमि में आप सब आए हैं। इस नेपाल के संस्कृति के विषय में थोड़ा सा जानकारी कराने चाह रही हूँ, जो बौद्ध संस्कार है, ये पहले के लोग में शाक्य वंशी लोग ज़्यादा कर मानते थे। वो भी नेपाली समुदाय के नेवार, वज्राचार्य, शाक्य, महर्जन, तामाङ, गुरुङ। उसके बाद धीरे धीरे वो लोग इस लुम्बिनी के पावन भूमि पर कदम रखें। काठमांडू से चलकर, हमारे नेपाल के केंद्र है राजधानी काठमांडू, वहाँ से लोग चलकर आ रहे थे और इस शाक्य वंशी के रूप में तथागत बुद्ध को मानते थे। और वही लोग बौद्ध जयंती और पूर्णिमा, उसके बाद वर्षावास का कार्यक्रम मनाकर बौद्ध की एक महिमा को कायम रखते थे। जी, तो जानना चाहूँगी मैडम, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अभी भारत में 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर काफ़ी बवाल मचा हुआ है, तो जो बुद्ध के अनुयायी हैं, उनके लिए 22 प्रतिज्ञाएं कितना महत्व रखती हैं? बुद्ध के अनुयायी के लिए 22 प्रतिज्ञाएं जो अभी हमारे भारत देश में इस आवाज़ को लेकर हलचल मच रहा है, ये नेपाल के लिए भी अति आवश्यक है आज के समय पे। जो कि हमारे इस जगह पर, अब देखिए, हमारे समुदाय में 2 लोग के रहन सहन और मानव बस्ती है। एक मधेसी मुल्क, जो कि हम आपका सबका रहन सहन मिलजुलता है, और एक हमारे नेपाल के ही नेपाली समुदाय का संस्कार, वो पूर्ण रूप से ब्राह्मण संस्कार और हिंदू संस्कार से मिलती जुलती है। और उसके बाद पहाड़ी मूल के जो ब्राह्मण क्षेत्रीय है, वो लोग तो बौद्ध धर्म को उतना नहीं मानते थे, बौद्ध संस्कार को नहीं मानते थे उस समय। लेकिन अब जो है, बौद्ध विश्व में प्रख्यात होने के नाते से कुछ ऐसे लोग हैं जो ब्राह्मण क्षेत्रीय भी पूर्ण रूप से बौद्ध के रास्ते पे चल चुके हैं, तो उनका देख ही सीखा। हमारे समाज में जो हमारे मधेसी मुल्क, 22 जिले हमारे नेपाल के मधेसी मुल्क के हैं, वो लोग भी बुद्ध के अनुयायी में जो पिछड़े दलित समुदाय के लोग हैं, वो लोग अपने उस हिंदू संस्कार को छोड़ते हुए बौद्ध संस्कार में जुड़ चुके हैं और बौद्ध संस्कार को लेकर अभियान भी जारी रखे हैं। जैसे कि नेपाल में नेपाल बहुजन शक्ति पार्टी के अध्यक्ष के रूप में विजेंद्र पासवान जी रहकर पार्लियामेंट में भी गए थे, और उन्हीं के जरिया कुछ लोग 2 नंबर प्रदेश के पूर्ण रूप से मधेसी क्षेत्र रहने के नाते से वो लोग लगे हुए थे। तो हमारे इस क्षेत्र में नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु लगायत विभिन्न जिले से लोग अब बुद्ध के विषय में जानकर, और बाबा साहब का जो इतिहास है और हमारे समाज को परिवर्तन करने के लिए, हिंदू संस्कार को छोड़कर बौद्ध में लगने के लिए जो प्रेरणा मिली है, उन संस्कारों में हमारे नेपाल में भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। मैडम, जिस तरह से भारत में जातीय आधार पर अत्याचार शोषण होते हैं, तो क्या नेपाल में भी ऐसी स्थिति है? ऐसा है, देखिए, शोषण तो सभी जगह पर है, क्योंकि हम लोग छिमेकी राष्ट्र होने के नाते कोई भी इस शोषण से हम लोग अछूत नहीं हैं। जिस तरीके से शोषण हमारे मुल्क भारत में होती है, उससे कुछ कम होती है, क्योंकि
हर बात पर जातिवाद लेकर हमारे नेपाल में नहीं चलते हैं। और ज़्यादा कर हमारे अभी भी पहाड़ के ऐसे ऐसे जगह है, भौगोलिक रूप से हमारे नेपाल में पहाड़, तराई, हिमाल कहकर 3 कैटेगरी में जो नेपाल के भौगोलिक अवस्था को विभाजन हुआ है, उस जगह पर पहाड़ी मुल्क में ज़्यादा लोग जातिवाद से पीड़ित हैं। क्योंकि संस्कार हिंदू मानते हैं, हिंदू धर्म में दुर्गा पूजा से लेकर लक्ष्मी पूजा और हर त्योहार, हर पर्व को लेकर वो लोग 9 दिन पूजा पाठ करने में लग जाते हैं। लेकिन दलित समुदाय, पिछड़े समुदाय को मंदिर में प्रवेश करने से वंचित किया जाता है। सार्वजनिक, अगर अभी भी सार्वजनिक कुएं हैं, इनार है और नल है, अगर वहाँ पर कोई दलित जाकर पानी भर लेता है तो उसके लिए भी पहाड़ में अभी भी बहुत जगह पर अत्याचार हो रहा है। लेकिन अब इस क्षेत्र में कुछ कम हो चुका है, फिर भी शोषण है, लेकिन हमारे भारत से कुछ कम है। भारत के लोगों के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जो जातिवादी मानसिकता रखते हैं और जाति के आधार पर लोगों के ऊपर अत्याचार, शोषण करते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे नेपाल की धरती से? है कि देखिए, कोई भी जात पात से ऊंची नहीं होते हैं, उसकी विचार, उनकी कर्म से वो लोग ऊंचे होते हैं। जैसे कि आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनको अमेरिका में सूरज के रूप में दर्जा देकर वो लोग प्रतिमाएं भी स्थापित करके पूजा करते हैं, तो हमारे भारत में भी अब योग्यता, क्षमता, दक्षता के आधार पे आप लोग सम्मान करें, उचित जगह पे सम्मानित करें और समाज राष्ट्र निर्माण के लिए सहयोगी के हाथ बढ़ाए कहकर अनुरोध करने के लिए हम अनुरोध करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। तो इसी कड़ी में मेरे साथ में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं धर्म प्रकाश भारती जी, उनसे भी जानना चाहूँगी। भारती जी, जिस तरह से आपने मेयर जी को यहाँ पर आमंत्रित किया और एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया है, आपका जो 15वां राष्ट्रीय अधिवेशन है, तो जानना चाहूँगी इस तरह के अधिवेशन आज तक पूरे देश में कितने कर चुके हैं? इससे पहले हम 15 अधिवेशन कर चुके हैं, विभिन्न जगहों पे किए हैं और ख़ास करके हम लोग वहीं रखते हैं जहां बुद्ध की स्मृति है या महापुरुषों की स्मृति है। बड़ी खुशी की बात है कि हमें इस कार्यक्रम में हमारे नगर पालिका पंचायत की डिप्टी मेयर लुम्बिनी से उन्होंने बहुत सहयोग हमारा किया है और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने आज उनका सम्मान करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया है। और बुद्ध का जो संदेश है, खास करके बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने 1956 में जो बुद्ध की दीक्षा हमको दी, वो इसी उद्देश्य के साथ उन्होंने ये दीक्षा हमको दी कि जो भारत में रहने वाले हजारों वर्षों से उपेक्षित लोग हैं, उनका संबंध पूरी दुनिया के साथ जुड़ जाए, पूरी दुनिया के साथ उनका संबंध जुड़ जाए, वो भारत में अकेले अपने आप को महसूस ना करें, उनकी बात उठाने वाले, उनकी आवाज़ को बुलंद करने वाले और उनका सहयोग करने वाले लोग पूरी दुनिया में हों। उसी कड़ी में हम लोग आज नेपाल में प्रोग्राम कर रहे हैं डिप्टी मेयर शरद्या कल्पना गौतम जी के सहयोग से। और ये बाबा साहब का जो सोच था कि जब मेरे लोग बौद्ध होंगे तो पूरी दुनिया में उनका संबंध होगा, पूरी दुनिया के साथ उनका रिश्ता होगा, उसमें हम दिन प्रतिदिन बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। जी भारती जी, अभी आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की कि जितने भी आपके राष्ट्रीय अधिवेशन हुए हैं वो लगातार ऐसे धार्मिक स्थलों पर हो रहे हैं जहाँ पर कि महाकारुणिक तथागत बुद्ध का कोई ना कोई संबंध रहा है, तो इसके पीछे कारण क्या है कि ऐसे स्थान आप चूज करते हैं? देखिए, हमारा इसके पीछे सिर्फ इतना सा मकसद है कि लोग स्वयं को समझें, मानवता को समझें, इंसानियत को समझें और ये समझने का जो स्थल है वो केवल और केवल बुद्ध का है। बुद्ध का ही एक ऐसा स्थल है जहाँ व्यक्ति स्वयं को भी मनुष्य समझता है और सामने वाले को भी मनुष्य समझता है। बाकी हमारे एक उद्देश्य हमारा इसलिए भी बहुत बड़ा है कि जो हमारा भारत का मीडिया है, या पत्रकार हैं या अखबार हैं या साहित्यकार हैं, तो वो निष्पक्ष नहीं है। मुझे तो कोई संकोच नहीं होता, मैं बड़ी बड़ी मंच से कह देता हूँ कि भारत का मीडिया जितना बेईमान है, शायद दुनिया में इतना बेईमान कोई कहीं नहीं मिलेगा। तो वो जो काल्पनिक संस्कृति है या जो काल्पनिक देवी देवताओं का निर्माण किया गया है, उनका तो भारत का मीडिया 24 घंटे बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रचार प्रसार करता है। लेकिन जो वास्तविक में सत्य है, जो मानव और मानवता के हित में है, उसको वो शून्य कर देता है, उसको दबा देता है। तो उसको हम लोग निकालना चाहते हैं, एक जनमानस में उसे चर्चा का विषय बनाना चाहते हैं। तो जनमानस में वो चर्चा का विषय बने, उसके लिए सबसे अच्छा सुलभ तरीका है कि हम बुद्ध के
स्मारकों पर, बुद्ध के प्रत्येक चिन्हों पर बड़े से बड़े कार्यक्रम आयोजित करें, जिससे भारत के लोगों का ध्यान बुद्ध की ओर और उनके धम्म की ओर आकर्षित चिन्ह होते हैं, उनका किसी भी सांस्कृतिक प्रचार के लिए क्या महत्व होता है? ऐसा है, देखिए हमारे इस जगह पे प्रतीक और चिन्ह से सांस्कृतिक में प्रभाव के रूप में देखते हैं। तो जब हमारे पंचशील की झंडा फहराती है तो चाहे वो ब्राह्मण समुदाय से लोग हों, चाहे सवर्ण लोग हों या बौद्ध के अनुयायी लोग हों, वो लोग सभी यही बोलते हैं शांति का प्रतीक पंचशील का झंडा फहरा रहा है। और अब नेपाल में बुद्ध ने जो विश्व शांति के रूप में अपने को स्थापित किए हैं, उसे फॉलो करके हम लोगों को भी साथ में चलना होगा। और कुछ ऐसा प्रतीक है, जैसे कि देखिए प्रतीक और चिन्ह जब बोलें तो आप एक कमल के फूल कह के, हमारे नेपाल में भी प्रतीक और चिन्ह है, उनसे लोग क्या समझते हैं कि एक कट्टरवादी हिंदुत्व का प्रतीक है और ये सिर्फ एक ही समुदाय और जाति को बढ़ावा दे रहा है, जो कि वो ब्राह्मण लोगों का। इसी तरीक़ा से आपको मैं बताने जा रही हूँ, हमारे लुम्बिनी के इस नगर पालिका के अंतर्गत कम से कम 60% हिंदुओं को हिंदू समुदाय के वासवासी है, तो 40% मुस्लिम समुदाय के भी वासवासी हैं। फिर भी बौद्ध अनुयायी के रूप में देखा जाए तो हमारे इस नगर पालिका में 60% हिंदुओं की संख्या होने पे भी बौद्ध संस्कृति को अपना कर ले जाने वाले ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं। 60% से ज़्यादा लोग हिंदू संस्कार से भी बौद्ध संस्कार में जुड़े हुए हैं। और मुस्लिम समुदाय हो या हिंदू समुदाय हो या बौद्ध संस्कार से जुड़े हुए समुदाय हों, सब लोग इस जगह पे एक शांति का प्रतीक कायम करके मैत्री भाव संबंध बनाकर अभी तक रह रहे हैं वर्षों से। जैसे कि बुद्ध ने सभी को मानव के रूप में देख रहे थे, उसी तरीके से हमारे इस लुम्बिनी में भी जाति समुदाय के उस तरीके से कोई भी अभी तक लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है। आपने सिंदूर भी लगाया हुआ है, चूड़ियाँ भी पहनी हुई है, तो मैं जानना चाहूँगी ये कौन सी की संस्कृति के प्रतीक है? और आप जिस तरह से बौद्ध पंचशील का पटका पहना हुआ है, तो क्या है ये चीज़ें? धन्यवाद, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपने किए हैं। देखिए ये खास में तो शादी करके जब वो शादी के संस्कार से जुड़ते हैं तो सिंदूर अनिवार्य लगाते हैं। हमारे कोई भी संस्कृति में हो, एक मुस्लिम समुदाय है जिसमें जो निकाह पढ़ा कर ले जाते हैं उसके बाद सिंदूर नहीं लगाते हैं, लेकिन बाकी कोई भी संस्कार हो उसे सिंदूर बिंदी चूड़ी से लपेट जाता है। तो ये हिंदू का संस्कार यथावत सनातन धर्म के रूप में जो कहते हैं अपने को, वो हिंदू धर्म संस्कार से जुड़े हुए हैं। लेकिन ऐसा नेपाल में कोई प्रतिबंध नहीं है कि शादी करे हुए लोग साड़ी चूड़ी और सिंदूर से लपटे हुए रहें। अब क्योंकि हमारे नेपाल में वो प्रावधान हो चुका है कि विधवा भी अब जैसे मन करे वैसे रह सकती है। कोई ज़रूरी नहीं कि विधवा को सफ़ेद साड़ी, हमारे नेपाल के हिंदू संस्कृति अनुसार, नेपाल भर नहीं कि हिंदू संस्कृति में बोलते हैं कि जो महिलाएं के पति गुजर जाए, वो विधवा हो जाए, उसे सफ़ेद साड़ी सफ़ेद वस्त्र में रहना होगा, साड़ी चूड़ी नहीं लगाना है। लेकिन अब तो चाहे जो भी समुदाय के लोग हों वो सफ़ेद कपड़ा लगा कर चल रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि साड़ी चूड़ी लगाना ही है। और साड़ी चूड़ी जो आपने कहे सिंदूर, ये खास में तो हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए जानना चाहूँगी कि आप कब छोड़ रहे हैं? ऐसा है, देखिए हम शादी बौद्ध संस्कार से हुआ है, हमारा जन्म हमारे हिंदू संस्कार के एकदम कट्टर समाज से हुआ है। क्योंकि नेपाल के उसी पहाड़ी मुल्क जहाँ पर ब्राह्मण क्षेत्रीय लोग ज़्यादा से ज़्यादा रहते थे, उसी जगह पे हमारी जन्म हुई है। नवलपरासी जिले के सुनवल नगर पालिका वार्ड नंबर 8 कालिका टोल में। और 1993 दिसंबर 29 का मेरा जन्म है। अभी मैं 29 साल की हुई हूँ। तो हमारे समुदाय में एक संस्कार में जन्म हुआ और शादी बौद्ध संस्कार से होकर मैं पूर्ण रूप से बौद्ध संस्कार को अपना लिया। हमारे घर में उसी समय से पिता ससुर जी के पाला से भी कोई संस्कृति हिंदू संस्कारों से नहीं जुड़े हुए थे। लेकिन क्या है कि अभी हमारे नेपाल में आप सबका जैसा खुलकर समाज और समुदाय को, धर्म को परिवर्तन करने की कोई अगुवाई करता नहीं है और कोई संस्थाएं भी नहीं है। अभी थोड़ा थोड़ा करके जिले से 10 लोग 5 लोग नेतृत्व करके आगे बढ़ रहे हैं। उसी दौरान में मैं जुट के उन लोगों को साथ दे रही थी। और इस समय राजनीतिक परिवेश, हमारे नेपाल के कई जगह पर राजनीतिक परिवेश के कारण से भी कुछ जगह पे हर एक संस्कार, हर एक समुदाय के भाषा बोली संस्कार को अपनाना अति आवश्यक होता है। ये मेरी कोई मजबूरी नहीं है, ये तो मैं जब चाहे तब छोड़ सकती हूँ। और
चूड़ी मैं बहुत कम लगाती थी। इस समय थोड़ा सा एक प्रोग्राम था तीज और दशहरे का, जो हम नहीं मानते हैं, लेकिन भी समुदाय के लिए, संघ संस्थाएं के लिए वो लोग आमंत्रित करते हैं तो उन्हीं की वेशभूषा में जाती हूँ। अगर मुस्लिम समुदाय के ईद बकरीद में जाती हूँ तो उन्हीं के संस्कार अनुसार जाती हूँ और अपने संस्कार में पूर्ण रूप से मैं परिवर्तन कर चुकी हूँ। अब आप सबको मैं बताने जा रही हूँ, ये मेरा कोई मजबूरी नहीं है, ये मैं जब भी छोड़ सकती हूँ के लिए। और देखिए जिस तरह से बहुत अच्छे तरीके से मेयर कल्पना गौतम जी ने अपनी बात को रखा है कि जो किसी भी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जो चिन्ह होते हैं, प्रतीक होते हैं, उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर मैं वर्तमान में, आपने साथियों 200 का नोट देखा होगा, उसमें सांची स्तूप है, तो वो भारत की विरासत को दिखाता है। अगर हम राष्ट्रपति भवन में जाकर देखें तो वहाँ पर भी हमें जो राष्ट्रीय प्रतीक है हमारे, जिस तरह सम्राट अशोक का जो सिंह वाला चिन्ह है वो हमें दिखाई देता है। इसी तरह से जो हमारा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है उसमें भी हमें जो अशोक का चक्र है वो हमें दिखाई देता है। तो प्रतीकों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, चाहे मनुष्य के जीवन हो या सांस्कृतिक जीवन हो, इनमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और जिस तरह से मैडम ने विशेषताएं बताई हैं कि देखिए वो मेयर भी हैं और एक राजनीतिक पर्सनालिटी भी हैं, तो इस बहाने कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ों को भी उनको सार्वजनिक रूप से या दिखावे के लिए ग्रहण करना पड़ता है जो कि दूसरे लोगों को प्रभावित करती हैं और किसी तरह से उनके ऊपर एक एलिगेशन ना लगे। तो संस्कृति में किसी भी चिन्ह या प्रतीक का बहुत महत्वपूर्ण योगदान, इस तरह से मैम ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। भले वो राजनीतिक पर्सनालिटी है, लेकिन जब सच्चाई की बात आती है वो बड़ी बेबाक तरीके से अपनी बात को रखती हैं और कभी भी किसी भी चीज़ से समझौता नहीं करती है, खासकर अपनी संस्कृति से। जिस तरह से उन्होंने बताया, तो वास्तव में मैम आप बहुत साधुवाद के पात्र हैं और आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।